जय हिंद साथियों, वेलकम टू डे 2 ऑफ इंग्लिश बोलो बेधड़क। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझा कि हमें बातें कैसे आइडेंटिफाई करनी है। बातें दो तरह की होती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप उसको समझ चुके होंगे, वो आपको क्लियर होगा। अब आप आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम इंग्लिश की उस सबसे मुश्किल चीज़ को समझने वाले हैं जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी हम ये समझते आए कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों, मैं आपको इतने आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप ज़िंदगी में दोबारा ये सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। आप अपने दोस्तों से कहने वाले इंग्लिश बड़ी आसान है। अब इसको आसान करने के लिए मैंने किया क्या है, 16 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, जो स्पोकन इंग्लिश मैंने पढ़ाई है, मोर देन 1 लाख पीपल, जो मैं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उससे जो मैंने सबक सीखा, जो लर्निंग ली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फिर मैं आज के पॉइंट पे आता हूँ। मैं एक बार अभी किसी स्कूल में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया अपने टीचर से, और मैम ने मुझसे कहा ये हमारे इनसे मिलिए, ये हमारे मैथ के टीचर हैं, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने दोस्तों पलट कर उनसे पूछा, मैम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोली मतलब? मैंने कहा मैम मैथ के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते। ये सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? ये मैथ पढ़ाने वाले हैं या मैथ को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो ये बच्चों को ना, ये इंग्लिश को थोड़ी पढ़ाए। इंग्लिश पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे तो बच्चों को ना। ये फिजिक्स पढ़ाएंगे पर पढ़ाएंगे तो बच्चों को ना। क्या इन्हें बच्चों का अनुभव है? क्या ये बच्चों के टीचर हैं? क्या ये जानते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है? क्या इन इंग्लिश के टीचर को ये मालूम है कि इस बच्चे की पिछली 3 पीढ़ियों में आज तक किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, ना सीखी है? क्या ये जानते हैं कि इनके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे इंग्लिश में बात कर सके? क्या ये उस कारण को, उस रीजन को समझते हैं, इस बच्चे के उस पेन को समझते हैं कि आसपास कहीं ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि ये बच्चा इंग्लिश सीख सके? और मैं उस अनुभव के आधार पर मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, जहां मैं केवल इंग्लिश का टीचर नहीं, मैं बच्चों का टीचर हूं, मैं आपका टीचर हूं दोस्तों। और मैं आपके नजरिए से इंग्लिश को पढ़ाने वाला हूं, आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाला हूं, आपके लिए इंग्लिश आसान करने वाला हूं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? पिछली बार हमने सीखा बातें, अब हम वो सीखने वाले हैं। आपने सुना होगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वो शब्द हैं जो कभी हमने जिंदगी में सुने ही नहीं है। तो जब सुने नहीं हैं तो ये हमें समझ में भी नहीं आने वाले हैं। तो मैंने इसके लिए क्या ऑप्शन, मैंने इसको कैसे रिप्लेस किया है, कैसे मैंने इसके लिए क्या ऑप्शन ढूंढा है, देखिएगा दोस्तों। इस सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए, आप उस सेंटेंस को आज के बाद एक फैमिली समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आता है, कोई भी बात, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्मॉल क्वेश्चन हो, बिग क्वेश्चन हो, आप ये मान के चलिएगा ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। और आज के बाद हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं सीखने वाले। क्यों? वो रटनी पड़ती हैं। मैं आपको मछली पकड़ कर नहीं, मछली पकड़ना सिखाऊंगा। मैं आपको उस लहजे से सिखाऊंगा जो हमारे आसपास चीज़ें गुजरती हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अगर मैं किसी सेंटेंस को एक परिवार, एक फैमिली मान लूं, तो परिवार में कौन कौन होता है? परिवार में होता है एक मुखिया यानी हेड। अच्छा, मुझे बताइए, ये मुखिया या हेड किस आधार पर तय होता है कि ये परिवार का हेड या मुखिया है? जो घर चलाता हो, जो कमा के लाता हो, जो काम को करता हो, वही तो हेड माना जाता है, वही तो मुखिया माना जाता है। किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम को करेगा, जो काम कर रहा है, वो उसका हेड यानी मुखिया है। जैसे मैं कहता हूं सोनू मुझे डांट रहा है, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? सोनू। तो इस परिवार का मुखिया कौन हुआ? इस सेंटेंस का मुखिया है सोनू। जैसे मैं कहता हूं मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो इस परिवार, एक सेंटेंस है जिसमें कोई काम हो रहा है दिल्ली में रहने का, उसे कर कौन रहा है? मेरा भाई। तो काम को करने वाला कौन हुआ? हेड यानी मुखिया, परिवार का मुखिया हो गया। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। 3 तरीके हैं। सबसे पहला शब्द जो आता है 99% केस में वही मुखिया होता है। दूसरा, जो काम को कर रहा हो। इसके बावजूद आपको समझ में ना आए तो एक आसान तरीका बता रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछिएगा, कौन या किसने। क्या क्वेश्चन पूछना है आपको हिंदी के सेंटेंस में? कौन या किसने। और उसके रिप्लाई में, आंसर में जो आए वही मुखिया होगा, वही हेड होगा, वही डूअर होगा। कैसे? राजू मुझे पीटता है। कौन पीटता है? राजू। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। कौन रहता है? मेरा भाई। विश्वास मेरी मदद कर रहा है। कौन कर रहा है मेरी मदद? विश्वास। उसने मुझे डांटा। किसने डांटा? उसने। तुमने मुझे धोखा दिया। किसने धोखा दिया? तुमने। तो आप कौन या किसने का जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर में आएगा वो आपका डूअर, मुखिया यानी हेड होगा। चलिए, आपको परिवार के मुखिया की पता चल गई। अच्छा बताइए, परिवार में एक मुखिया है, हेड है, तो परिवार में और कौन होगा?
जाहिर सी बात है उसकी वाइफ होगी, उसकी पत्नी होगी, जिसे आप मालकिन बोल दो। मालिक है, परिवार का हेड है, वो मालिक है, तो एक मालकिन होगी यानी उसकी वाइफ होगी। अब सवाल उठता है सर इस सेंटेंस में, इस फैमिली में मुझे कैसे पता चले कि मालकिन कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, याद है हिंदी के सेंटेंस में हमने पढ़ा होगा एक कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। भाई कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। तो मुझे बताइए जो मालकिन है, जो हीरो, अगर ये परिवार का हीरो है जो मुखिया है, और हीरोइन है, तो हीरोइन लड़का होगा या लड़की होगी? मुखियाइन जो है वो लड़का होगी या लड़की होगी? बिल्कुल सही, लड़की। और इस सेंटेंस में लड़की जैसा कौन है? कर्ता, क्रिया, कर्म। इन तीनों में लड़की जैसा नाम किसका है? बिल्कुल सही, क्रिया प्रिया, क्रिया प्रिया। तो जो इस फैमिली में, इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो मालकिन है, वो हीरोइन है, वो मुखियाइन है। जैसे सोनू मुझे डांटता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? डांटने का। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। जो क्रिया है, जो काम है, वो ही मालकिन है। अब मालिक हो गया, मुखिया हो गया, उसकी वाइफ हो गई, मालकिन हो गई, हेड हो गया, हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, तो जाहिर सी बात है इनके बच्चे भी होंगे। तो बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं बच्चे को आइडेंटिफाई करने का। याद करिए, मैं इंग्लिश के तरीके से नहीं बताऊंगा, फैमिली के आसपास के तरीके से बताता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चे अक्सर पापा जी के पास पाए जाते हैं या मम्मी के? आप ही बताओ, आप पापा जी के साथ ज्यादा घूमते हो, मम्मी के साथ ज्यादा चिपके हुए घूमते हो परिवार में, घर में? बिल्कुल भाई, पापा जी से तो हमें डर लगता है। हमारे यहाँ तो पापा जी अलग तरह के पापा जी होते हैं ना, तो हम ज़्यादातर मम्मी के आसपास घूमते हैं, मम्मी के साथ घूमते हैं। तो अब जरा सेंटेंस देखिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस बोल दूँ, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये सेंटेंस है। मान लो मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आपने इसमें क्रिया यानी मालकिन कैसे आइडेंटिफाई करी? पढ़ाना क्या हुई? क्रिया। तो पढ़ाने के साथ कौन सा शब्द है? इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने के साथ कौन है? इंग्लिश। तो मम्मी के साथ जो है, मम्मी के पास जो है, वो होगा बच्चा। वो क्या होगा? बच्चा। एक दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं। मम्मी कैसे पहचानोगे? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? खेलना। अब मुझे बताइए, खेलने के पास कौन सा शब्द आया है? खेलने के साथ क्या है? खेलने के साथ आया क्रिकेट। तो ये क्रिकेट जो मम्मी के साथ है वो बच्चा है। तो एक तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। आराम से समझिएगा दोस्तों, जल्दी मत करें। इस वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, तो ये जो इंग्लिश का भूत आपके मन में बैठा हुआ है, इंग्लिश का डर आपके मन में, जो पिछले 10, 15, 20 सालों से आपको बताया गया है ना, इंग्लिश बड़ी मुश्किल होती है, इंग्लिश बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता चलेगा इंग्लिश बड़ी आसान होती है। आपने मालिक आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने मुखिया आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने मालकिन आइडेंटिफाई करनी सीख ली, आपने बच्चे आइडेंटिफाई करने सीख लिए। एक होता है, एक बात और समझिएगा, एक होता है जिस घर में भाई मुखिया होते हैं, देखें आपने हिंदी फिल्मों में मुखिया होते हैं, और मुखिया जी के साथ हमेशा कोई ना कोई वो उसका सूटकेस लेके या सामान ले जाने वाला क्या होता है? नौकर होता है, हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है। तो एक आपको नौकर आइडेंटिफाई करना है, और सही बताऊं, अगले वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, इंग्लिश सीखना, सही बताऊं आपको, हेल्पर आइडेंटिफाई करना ही इंग्लिश सीखना होता है। हर सेंटेंस में, हर परिवार में केवल नौकर बदलते हैं, बाकी सब चीजें सेम रहती है। तो आप हिंदी के सेंटेंस में देखकर नौकर कैसे पहचाने? वैसे तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, जो सबसे पीछे होगा वही तो नौकर होगा। हिंदी के सेंटेंस में बात कर रहा हूं, जो सबसे पीछे हो वही नौकर है। और दूसरा और आसान तरीका सीखना हो तो और आसान तरीका बताता हूं। ये जो पहचान आपने बचपन से सीखी ना, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, गा, गे, गी, चाहिए, ये सब जो है ये ही एक्चुअली हेल्पर हैं, ये ही नौकर हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लास्ट में क्या है? सकता हूँ, तो यही क्या है? आपका नौकर है। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, लास्ट में क्या है? वो चाहिए। भाई नौकर को तो सबसे पीछे रखते हैं ना हमारे यहाँ, तो चाहिए क्या है? ये ही नौकर है। मैं दिल्ली जाऊंगा, सबसे लास्ट में क्या है? गा, गे, गी, ये ही आपका नौकर है। तो आपको 4 चीजें समझ में आई हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैमिली है, फैमिली के अंदर कौन कौन होगा, मुखिया कैसे पहचान लेंगे? जो काम को करेगा। आपको तरीका मैंने बता दिया है, तो कौन और किसने का सवाल पूछ लीजिए, या सेंटेंस में सबसे पहले आए वो मुखिया, या जो काम को करे वो मुखिया है। फिर उसकी मालकिन यानी क्रिया, काम जो है, क्रिया लड़की जैसा नाम है, वो जो उस क्रिया यानी मम्मी के बिल्कुल पहला जो शब्द है वो ही बच्चा है। और नौकर कैसे पहचानेंगे? जो हिंदी में सबसे लास्ट में आया है वो नौकर है। और एक चीज होती है भैया, इन चारों के बाद कई बार घर में मेहमान भी तो आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी तो आ जाते हैं, गांव वाले भी तो आ जाते हैं। तो बस बाकी जो बचेगा उसे आप गांव वाला मान लीजिएगा, उसे आप मान लीजिएगा वही पड़ोसी, उसे मान लीजिएगा आप मेहमान। तो आपको ये 5 चीजें आइडेंटिफाई करने समझ में आ गई। आप मालिक भी पहचान लेंगे, आप नौकर भी पहचान लेंगे, आप मालकिन भी पहचान लेंगे, आप बच्चे भी पहचान लेंगे। इन चारों को छोड़ के जो बचे वो क्या हुए? पड़ोसी हुए, गाँव वाले हुए। अब हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था
कि पॉजिटिव बात होती है, नेगेटिव बात होती है, स्मॉल क्वेश्चन होता है, बिग क्वेश्चन होता है। इसका मतलब चार बेटे हैं इस परिवार में। अब ये देखते हैं कि इसके यहाँ सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। सबसे पहला बेटा कौन सा है? पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताइए, परिवार में मुखिया है, परिवार में मालकिन है, मुखिया है, उसकी वाइफ है, मालकिन है, बच्चे हैं और नौकर है। अब जरा मुझे बताइए, अगर हमें कहीं जाना हो तो आगे आगे कौन चलेंगे? बताइए, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आगे आगे पूरे परिवार में कौन चलता है? बिल्कुल सही, मुखिया। भाई तभी तो वो हेड है, तभी तो मुखिया है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में कौन आ जाना चाहिए? मुखिया आ जाना चाहिए। आ गया। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, हम सीख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? मुखिया। अब जरा मुझे, कभी भी आपने हिंदी फिल्म देखी होंगी तो कभी सोच के बताइएगा, उनका जो सामान होता है, लगेज होता है, सूटकेस होता है, मुखिया जी खुद उठाते हैं, उनका एक नौकर होता है, एक मुनीम जी जिसको हम बोलते हैं, या एक असिस्टेंट होता है, एक हेल्पर होता है, वो सूटकेस लेके साथ साथ चलता है। तो मुखिया जी काम करने वाले, भाई मुखिया कौन बना? जो काम कर रहा है, और काम करने के लिए उन्हें कौन चाहिए? हेल्पर। तो मुखिया के साथ साथ उनके पीछे पीछे कौन चलेगा? सूटकेस उठा के वो नौकर चलने वाला है। तो सबसे पहले मुखिया यानी हेड यानी डूअर, उसके बाद वो हेल्पर यानी नौकर। अब इनके पीछे कौन चलेंगी? भाई जाहिर सी बात है, मुखिया जी आगे आगे जा रहे हैं, नौकर सूटकेस उठा के चल रहा है, तो पीछे साड़ी वाड़ी में बहुत कौन चलने वाली हैं? बिल्कुल सही, मालकिन चलने वाली हैं। और मम्मी की साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे कौन चलने वाला है? बच्चे। और उसके बाद जो बच जाएं वो पड़ोसी, वो बच्चों के पीछे आ जाएंगे। तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना बताइए? सबसे पहले मुखिया यानी हेड यानी डूअर, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पर, उसके बाद क्या आएगा बताइए? उसके बाद क्या आएगा? मालकिन यानी वर्ब यानी हीरोइन, उसके बाद क्या आएगा? बच्चे। आप उस लैंग्वेज में मत जाइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली में। उसके बाद क्या आएंगे? बच्चे, और उसके बाद आएंगे गांव वाले यानी पड़ोसी। अब हम इसमें चलो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। भाई मालिक कौन हुआ जो काम कर रहा है? आई। उसके बाद इसका हेल्पर कौन है? मैंने क्या बताया था? सकता। नौकर लास्ट में जाके देख लेंगे। आई कैन, सूटकेस उठा के चलेगा इसका कैन, आई कैन, आई कैन। उसके बाद क्या है? मालकिन। मालकिन कैसे पहचाना था? वर्ब यानी क्रिया यानी काम, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। उसके बाद बच्चे जो मम्मी के जस्ट पहले आ रहे थे हिंदी में, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आते हैं, अगर नेगेटिव बेटा है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, बात नेगेटिव है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इसी में नहीं लग जाएगा, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। मैं फिर नहीं नियम बताऊंगा, ना आपको तरीका बताऊंगा, मैं तो आपसे पूछूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, परिवार में, घर में कौन कौन है? मालिक है, मालकिन है, बच्चे हैं और नौकर है। अब संडे के दिन कोई एक्स्ट्रा काम पड़ गया, टंकी साफ करनी है, आपको गाड़ी धोनी है, प्रेस करवा के लानी है, या सिलेंडर भरवा के लाना है, ये जो एक्स्ट्रा काम संडे के दिन पड़ा है, ये किसके सिर पे पड़ेगा? मालिक के सिर पे पड़ेगा, मालकिन के पे, बच्चे करेंगे, या वो जो नौकर रखा हुआ है वो करेगा? आप ही बताइए। बिल्कुल सही, नौकर। भाई नौकर किस, अगर टंकी मैं भरवा के लाऊंगा सिलेंडर की, तो नौकर किस लिए रखा हुआ है मैंने? अगर मेरे बच्चे जाएंगे गाड़ी धोने, तो नौकर किस लिए रखा है? यानी वो एक्स्ट्रा काम किसके सिर पे पड़ेगा? नौकर। और एक्स्ट्रा शब्द क्या आया है पूरे सेंटेंस में? नहीं। तो नहीं किसके सिर पे डाल दो? नौकर के सिर पे। तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नॉट कहां लग जाएगा? कैन के सिर पे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे जब मैं हेल्पर पढ़ाऊंगा तो सारे नॉट कहां लगेंगे? हेल्पर यानी नौकर के पीछे लग जाएंगे। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका हेल्पर मान लो शुड है, तो नॉट शुड के सिर पे लगेगा। यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां पे लगने वाला है? हेल्पर के सिर पे। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या हुआ? सबसे पहले डूअर यानी मालिक, उसके बाद हेल्पर यानी नौकर, उसके बाद नॉट, उसके बाद मालकिन हीरोइन यानी वर्ब, और उसके बाद बच्चे। आप चाहें तो इंग्लिश वाले टर्म में इसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। उसके बाद बच्चे और उसके बाद पड़ोसी। सिंपल। अब आते हैं हम स्मॉल क्वेश्चन। अगर बेटे का नाम स्मॉल क्वेश्चन है तो उसके घर की स्थिति क्या है, उसके घर में कैसे कैसे होने वाला है। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, पूछना दो तरह का, स्मॉल और बिग। स्मॉल कैसे आइडेंटिफाई किया? जिसका जवाब छोटा सा यानी हाँ या ना में, यस और नो में दिया जा सकता है। तो क्या तुम उसे जानते हो? क्या आप MBA कर रहे हैं? क्या आप नॉनवेज खाते हैं? क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? ये सब क्या है? स्मॉल क्वेश्चन है। अब आप बताइए, अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है, मैं आपके घर आऊंगा या आप मेरे घर आएंगे? बिल्कुल सही, आप मेरे घर आएंगे। अब मैं एक फ्लैट में रह रहा हूं, मेरे घर में मैं हूं, मालिक है यानी हेड है, मेरी वाइफ है, मालकिन है, मेरे बच्चे हैं और मेरा नौकर है, और हम चारों अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप दरवाजे पर बेल बजाते हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए दरवाजा खोलने के लिए कौन उठेगा? मैं, वाइफ, नौकर या बच्चे?
बिल्कुल सही, वो नौकर रखा ही किस लिए है? तो अब दरवाजा खोलने कौन आएगा स्मॉल क्वेश्चन में? नौकर आगे आएगा। तो आपकी पहली मुलाकात जब स्मॉल क्वेश्चन बनेगा तो पहली मुलाकात किससे हुई? नौकर यानी हेल्पर से। तो जब स्मॉल क्वेश्चन, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम खाना खा रहे हो? तो इन सेंटेंसेज की, इन बातों के जो हेल्पर होंगे वो शुरू में आ जाएंगे। अच्छा, अब हेल्पर ने दरवाजा खोल दिया नौकर ने, तो क्या आप रामू काका के नौकर के पैर छू के वापस चले जाएंगे? हाँ रामू काका, मैं तो आपसे मिलने आया था। क्या कहोगे आप नौकर से? रामू काका जी से क्या बोलोगे? किससे मिलने आए थे? मालिक से। कि किससे मिलवा दीजिए? सर से। हाँ, ऐसा नहीं करना कि भाभी जी घर पे हैं क्या। हाँ बिल्कुल, आप तो किससे मिलने आए हो? मुझसे मिलने आए हो ना, मालिक से। तो सबसे पहले हेल्पर आया, हेल्पर से किससे मिलने के लिए कहा आपने? तो हेल्पर के बाद आप मिले मालिक यानी डूअर यानी वर्कर यानी सब्जेक्ट, जो भी आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। चलिए, आप नौकर ने दरवाजा खोला, मालिक से मिल रहे थे, तभी आपके लिए चाय कॉफी अंदर से कौन लेके आई? पानी, मेरी वाइफ यानी मालकिन, और मम्मी के पीछे पीछे सूट पर लटके हुए बच्चे, और बच्चों के बाद अगर कोई शब्द बचा हुआ है तो उसे पड़ोसी या गांव वाला मान लीजिए, वो उनके पीछे पीछे। तो स्मॉल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है? बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले हेल्पर यानी नौकर, उसके बाद हेड यानी डूअर यानी वर्कर यानी मुखिया, उसके बाद वर्ब यानी मालकिन यानी वो काम, और उसके बाद वर्क कहते हैं जिसको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कह लीजिए या बच्चे कह लीजिए, और उसके बाद पड़ोसी यानी गांव वाले। अब आ जाते हैं बिग क्वेश्चन पर, बड़ा सवाल। बड़ा सवाल मतलब लंबाई में बड़ा नहीं, जिसका जवाब डिटेल में देना पड़ता हो। बिग क्वेश्चन। अब क्या हो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा था मैं मछली पकड़ कर दूंगा ही नहीं, मैं तो मछली पकड़ना सिखाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, पहले मैं छोटा आदमी था, स्मॉल था, मैं फ्लैट में रह रहा था, और मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, मैंने बंगलो खरीद लिया। तो मुझे बताइए, एक नौकर तो अंदर होता है, लेकिन बंगले में बाहर एक और भी होता है। बताइए गेट पे कौन होता है? बिल्कुल सही, वॉचमैन, चौकीदार। अब अगर आप मेरे घर आएंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? अंदर वाले नौकर से, जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, वॉचमैन खड़ा हुआ है, चौकीदार खड़ा हुआ है, उससे। बिल्कुल सही, पहली मुलाकात आपकी किससे होनी है? वॉचमैन से। पर इस टर्म में, मैं इंग्लिश के टर्म में कैसे सीखूं? इस सेंटेंस फॉर्मिंग में यहां वॉचमैन से मतलब क्या है? मुझे बताइए जरा। वॉचमैन हमें रोक के क्या करता है? बिल्कुल सही सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? कहां से आए हो? किससे मिलना है? क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? काम क्या है? यानी वॉचमैन हमें रोककर सवाल पूछता है, किससे मिलना है, क्या काम है, कहां से आए हो, नाम क्या है। ये जो क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, ये सारे जो शब्द हैं, ये ही वॉचमैन है। और सबसे पहले कौन मिलेगा? वॉचमैन। तो अगर बिग क्वेश्चन सेंटेंस आ गया है तो सबसे पहले वॉचमैन से मिली, यानी क्वेश्चन वर्ड से मिली, यानी इंटरोगेटिव, क्यों, कब, कहां, कैसे। वॉचमैन से मिलकर आप अंदर गए, बेल बजाई, दरवाजा कौन खोलेगा? नौकर। यानी अब आप नौकर यानी हेल्पर। अब हेल्पर से मिलके आप क्या कहोगे? किससे मिलवा दो? बाबूजी से मिलवा दो, मालिक से मिलवा दो, सर से, यानी फिर मालिक, उसके बाद चाय लेकर मालकिन, उनके बाद सूट पकड़ के पीछे पीछे बच्चे, और उनके साथ पड़ोसी। तो बिग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, कब, कहां, कैसे, उसके बाद हेल्पर, कैन, शुड, विल, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, उसके बाद मालिक यानी वर्कर यानी डूअर, उसके बाद मालकिन यानी वर्क यानी वो काम, उसके बाद बच्चे, और उसके बाद पड़ोसी। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये तरीका भूल कर दिखाइएगा आपको। छोड़ दीजिए, आज शाम को आप अकेले बैठे हैं और आपसे कोई अचानक, मैंने आपको बताया क्या पहले क्या आएगा? मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो आपसे पूछा और आपने बताया कि जी स्मॉल क्वेश्चन है, दरवाजा नौकर खोलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। दैट्स वाई मैं कहता हूं मैं सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं, मैं बच्चों का टीचर हूं, और खास तौर से उन बच्चों का जिनको किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों, मैं अमर चौधरी आपसे वादा करता हूं, इंग्लिश को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा, इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा। मैं चैलेंज करूंगा, आई चैलेंज यू, डेयर टू फॉरगेट। आप भूल कर मैं पढ़ाऊंगा और आप भूल कर दिखाइएगा। आप मेरा 90 दिन का कोर्स करिएगा और आप इंग्लिश ना सीख कर दिखा दीजिएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आपको इंग्लिश सीख कर रहेंगे। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।